पहलू खान हुजूमी तशद्दुद पर आए फैसले के ताल्लुक से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। अलवर के एक वकील जितेंद्र शर्मा ने इस पर प्रियंका गांधी के ट्वीट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आज अदालत में सुनवाई होगी। जितेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। हेलू हत्याकांड मॉब लिंचिंग पर 14 अगस्त को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने पहलू हत्याकांड से जुड़े समस्त मुलजिमों को बरी किया। प्रियंका वडेरा के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट के फैसले को चौंका देने वाला, हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध जैसा ट्वीट किया। वहीं स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जमीन खरीदने के मामले में जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी की कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये मामला रॉबर्ट वाड्रा और उनकी वालिदा मोरेन वाड्रा से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होने वाली है। वाड्रा के गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने का इल्जाम है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नगर जो वाड्रा से संबंधित मैटर्स हैं, वो आज हाईकोर्ट जोधपुर में सुनवाई हेतु लगे थे। मैं उपस्थित हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। आज पुरानी ऑर्डर शीट के मुताबिक ऑर्डर स्टेज पर फाइनल बहस होनी थी, लेकिन आज फिर कोर्ट के पास समय कमी है। आज क्योंकि कल से शायद छुट्टियां हैं, कुछ कोर्ट को काम होगा, तो कोर्ट ने कहा इसको फाइनली तय करेंगे और अगली तारीख पर पॉजिटिवली हम इसको फाइनल सुनेंगे। अगली तारीख 12 सितंबर रखी गई। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट काउंसलिंग यानी नीट 2019 मामले की बड़ी खबर है। जयपुर हाईकोर्ट ने तलबा को राहत दी है। अपग्रेडेशन का मौका देते हुए अदालत ने फ्रेश माप अप करने की हिदायत जारी की है। इतना ही नहीं, सेकेंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को भी राहत दी गई है। वाज़ेह है कि कशिश मित्तल और प्रद्युमन मंडिया ने अर्जी दाखिल की थी, जबकि तनवीर अहमद एडवोकेट और बीबीएल शर्मा ने मामले की पैरवी की थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब एक कंबाइंड राउंड होगा, जिसको फ्रेश मोपअप राउंड कहेंगे। जो अब तक जितने भी मोपअप राउंड हुए हैं वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। अब फ्रेश होगा, उसके अंदर अपग्रेडेशन का मौका होगा। सामान्यतः मोपअप राउंड के अंदर अपग्रेडेशन का मौका नहीं होता। अपग्रेडेशन का मौका सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर होता है। तो नाउ इट में बी अंडरस्टूड, ये समझा जा सकता है कि ये सेकंड राउंड और मोपअप राउंड का एक मिक्सचर है, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, इसलिए यही एक तरीका बचा था। और इसके अंदर जितने भी लोग फर्स्ट राउंड में एडमिट हो चुके हैं, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, सबको अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। जो MHRD ने एक फैसला लिया है, उसमें परमिशन दी है राजस्थान गवर्नमेंट को कि नेक्स्ट एक मोपअप राउंड कराएं, और मोपअप राउंड के अंदर वो जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया सेकंड राउंड की परसुएंस में, उनको भी अपग्रेडेशन का मौका मिले। नीट काउंसलिंग 2019 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया और वो स्टूडेंट्स जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे थे वो अब हमारे साथ हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं, कशिश मित्तल जिनके नाम से पूरी याचिका लगी हुई थी, आपके नाम से सबसे पहले आपने याचिका दायर की थी, आप कितना खुश हैं और किस तरह से इस फैसले को देखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ की और मेरे पेरेंट्स की पूरी लाइफ की सेविंग्स एक तरह से बचने वाली है। पहले 7.5 लाख और 50,000 जमीन आसमान का फर्क है। और साथ ही मैं गवर्नमेंट से और कोर्ट से अपना एक बहुत ही हार्टफुल थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी सुनी, इस मैटर में जल्द से जल्द सुनवाई करी और हमारा सिस्टम में जो फेथ है वो दोबारा से रिस्टोर करा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले कौन सा कॉलेज मिला था और अब क्या उम्मीद है आपको? मेरा नाम रिद्धि मिश्रा है। मुझे पहले डूंगरपुर की गवर्नमेंट सीट मिल रखी थी और पिछले मॉपअप में इन्होंने यही किया था कि मेरे से नीचे रैंक वालों को भी SMS मिल गया था। तो नॉर्मल सी बात है, हम डूंगरपुर हैं, वो SMS में है, तो दुख तो होगा ही। तो हम लोगों ने ये सब लड़ाई भी लड़ी और अब हमें ये लगता है जो कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने मतलब मिलकर जो भी फैसला लिया है वो यही है कि हमें मॉपअप में अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, तो हम लोग 1 या 2 कॉलेज ऊपर उठेंगे। तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि जो हम डिजर्व करते हैं हमें वो मिलेगा। इस सब के लिए गवर्नमेंट और कोर्ट का बहुत बहुत थैंक यू। अब हाई मेरिट वालों को फायदा होगा, ये लड़ाई शायद आप लोगों की थी। हाँ, जो जिसकी मेरिट है उसको उसके हिसाब से कॉलेज मिलेगा। आज अगर मॉपअप वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको फिर से मौका मिल रहा है और हम जैसे स्टूडेंट्स को अपग्रेड होने का मौका मिलेगा, तो इससे खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। इतने दिन से 10-15 दिन से जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो आज बिल्कुल सफल हो गया है।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वो छात्र थे जिन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर लड़ाई लड़ी और इनका साफ कहना है कि ये हाई कोर्ट के फैसले से काफी खुश नजर आए। हालांकि उन छात्रों को जरूर थोड़ी निराशा हुई थी जिन्हें पहले मॉप अप राउंड में अच्छे कॉलेजेस मिल गए थे। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। मध्य प्रदेश की सतना में ट्रेल फंडिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सतना में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल एटीएस ने 5 को गिरफ्तार किया है। मुलजिमों के पास से 13 पाकिस्तानी नंबरों का भी पता चला है। नेटवर्क के तार एमपी के साथ साथ बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। गिरफ्तार शुदगान में बलराम सिंह, सुनील सिंह, शुभम तिवारी और भारवेंद्र सिंह शामिल हैं। देखिए, हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो देश के विरुद्ध में है। तो उसके दायरे में सतना पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया और कुछ बदमाशों को उठाए थे। उसी समय हमने डीजीपी साहब को और सीबीआई पी चिदम्बरम को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इससे कबल सीबीआई सदर दफ्तर में साबिक वजीर मालियात पी चिदम्बरम से पूछताछ कर रही थी, जो कि इख्तिताम पजीर हो गई। ये पूछताछ 3 घंटे तक चली। सीबीआई हुकाम ने चिदम्बरम से कई सवाल पूछे। सीबीआई ने सवाल किया कि इंद्रानी पीटर से कितनी मुलाकातें आपकी हुई हैं। इंद्रानी मुखर्जी को पी चिदम्बरम कैसे जानते हैं। पी चिदम्बरम से इस तरह के और भी कई सवालात आज पूछताछ में किए गए हैं। सीबीआई ने कल ही गिरफ्तार किया था, आपको बता दें, पी चिदम्बरम को, और उसके बाद 3 घंटे तक तकरीबन ये पूछताछ चलती रही और आज शाम तक राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। रंजिता झा हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं दिल्ली से। रंजिता, बताइएगा, पूछताछ कंप्लीट हो गई है। अगर कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ आज दिन भर आपने हलचल देखा? उधर सीबीआई दफ्तर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, पूछताछ खत्म हो गई है और कहा यह जा रहा है कि शाम तक इन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आज पेश किया जाएगा। जी सना, कानूनी प्रक्रिया जो है वो सारी चीज़ें हो रही है। सीबीआई की हिरासत में कल रात को लिए गए पी चिदम्बरम और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 बजे उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईएनएक्स मीडिया का ये पूरा मामला है, लेकिन अगर हम कांग्रेस के एंगल से इसे देखने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि एक राजनीतिक मामला भी है। जिस तरह से कल पहली बार इस पूरे मामले के बाद मीडिया और देश के सामने पी चिदम्बरम दिखे तो वो कांग्रेस के डायस पे दिखे और उनके साथ तमाम वो कांग्रेस के बड़े नेता थे जो कोर्ट में भी पी चिदम्बरम की दलील दे रहे हैं, उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। तो पूरी तरह से जो दृश्य अभी कांग्रेस की तरफ से उभर कर आ रहा है वो यही कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार या यूं कहें कि सीबीआई ईडी वर्सेस पी चिदम्बरम नहीं बल्कि कांग्रेस वर्सेस सीबीआई या ईडी हो चुका है। कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक की तरह भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सना, ये पूरा मामला कांग्रेस के लिए भी बहुत पेचीदा है। कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। न चाहकर भी कांग्रेस को पी चिदम्बरम के समर्थन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन ज्यादा समर्थन और ज्यादा बयानबाजी से कांग्रेस पर भी एक खतरा ये मंडरा रहा है कि जो बीजेपी है या दूसरी पार्टियां, सरकार कांग्रेस पर इस तरह से अटैक कर रही है जैसे भ्रष्टाचार में लिप्त पी चिदम्बरम को कांग्रेस बचाने का काम कर रही है। आज भी जब कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि किस तरह से पी चिदम्बरम को इस पूरे मामले में ना तो उनके खिलाफ एफआईआर है, ना तो अब तक एफआईआर में उनका नाम जिक्र हुआ है, ना ही इस पूरे मामले में किसी और जिस कंपनी पर ये पूरा मामला है आईएनएक्स मीडिया पर, उस पर उसके किसी भी अधिकारी को या उसके किसी कर्मचारी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो थर्ड पार्टी होते हुए पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर क्या बताती है? और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को भी निशाने पर कांग्रेस ले रही है। सरकार का साफ तौर पर, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक तौर पर देखा है और एक बदले की आग में जलकर सरकार ये काम कर रही है। लेकिन ये क्या कम होगा सिर्फ काउंटर करना कांग्रेस का, या फिर कानून जिस तरह से काम करती है, कानून के जैसे अदालत में सबूत चलता है और जो तमाम चीजें हैं वो होगी, तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो अपनी तरफ रहे कि राजनीतिक प्रक्रिया में कांग्रेस लगातार सरकार पर आक्रामक है।
जी, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। चिदम्बरम को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाना था, हाई वोल्टेज ड्रामा हमने देखा कल शाम तक, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर 3 घंटे तक पूछताछ हुई सीबीआई दफ्तर में, और सीबीआई दफ्तर में वो कहते हुए नजर आए कि वो जेल में रात नहीं गुजार सकते, लिहाजा उन्हें सीबीआई दफ्तर के एक कमरे में रखा गया जो फुल एसी था। फिर उसके बाद आज सुबह उन्होंने नाश्ता किया, फिर उसके बाद 3 घंटे तक उनसे पूछताछ जारी रही। और इस बीच ये भी खबरें इससे पहले भी आती रही हैं कि चिदम्बरम पूछताछ में कोऑपरेट नहीं करते हैं जांच एजेंसियों के। अब जब सीबीआई इन्हें लेकर जा रही है कोर्ट, वहां पर अगर कांग्रेस लीडरान की जानिब से जो मारूफ और मशहूर वकील हैं, अगर वकील है कपिल सिब्बल या फिर सलमान खुर्शीद की बात करें, तो उनकी जानिब से क्या कुछ रखा जाना है और क्या कुछ वो दलीलें अपनी तरफ से रख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बार बार वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कपिल सिब्बल भाग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल को फंसाया भी जा रहा है। जी देखिए जना, ये पूरा मामला जो है उसको लेकर अब भी यही संशय बना हुआ है। अभी कुछ देर बाद जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, सीबीआई की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि वो कोर्ट के सामने ये दलील रख सके कि उनके पास और कई सवाल है जिनके जवाब वो पी चिदम्बरम से चाहते हैं, और उसको लेकर क्वेश्चनिंग के लिए उनको रिमांड पर भेजा जाए और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो पी चिदम्बरम से सवाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो संभावनाएं हैं सना, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो पी चिदम्बरम के वकील हैं, उनकी दलील साफ तौर पर जो कांग्रेस के ब्रीफिंग में भी देखने को मिली कि उनका साफ ये कहना है कि ये इतना पुराना मामला है, इस पूरे मामले में अब तक इतने जांच हुए, इतनी बार ईडी और सीबीआई के लोग उनके घर पर छापेमारी करके गए, उनके बेटे की कार्ति चिदम्बरम पर भी आरोप लगे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन किसी तरह के सबूत न मिलने के बाद उन्हें बेल पर छोड़ा गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको काउंटर करने के लिए पी चिदम्बरम के जो वकील हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, सलमान खुर्शीद हो, विवेक तन्खा हो, ये तमाम जो पूरी टीम है जो कल भी नजर आई थी कोर्ट में और आज भी उनकी तरफ से वो वहाँ होंगे। देखना होगा दलील क्या रहती है और सबसे बड़ा सवाल कि कोर्ट का फैसला क्या होता है पी चिदम्बरम को लेकर। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात होगी कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सीबीआई क्या कुछ रिमांड की हदें मुकर्रर करती है, देखना होगा, और साथ ही साथ क्या कुछ दलीलें कांग्रेस की तरफ रखी जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस हिमायत में खड़ी हुई है पी चिदम्बरम के। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ इस पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल उस बयान की बात करेंगे जो पी चिदम्बरम के ताल्लुक से कांग्रेस ने दिया और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पार्टी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत जांच एजेंसियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पी चिदम्बरम और ना ही कार्ति चिदम्बरम पर INX मामले में कोई केस बनता है। पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री और सांसद श्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उसमें से मोदी सरकार के व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी हद तक भी गिर जाने का सीधा सीधा सबूत साफ हो जाता है। आज जब देश की सरकार, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भयंकर मंदी का हल डालने में फेल साबित हुई है, आज जब चारों तरफ नौजवान हो या मध्यम आयु के कर्मी हो, बड़े से बड़े कर्मी से छोटे कर्मचारी की लाखों की संख्या में रोजगार और नौकरियां जा रही हैं, आज जब हमारा रुपया एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है और प्रधानमंत्री की आयु को मामले पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इतना हंगामा क्यों बरपा है, कानून अपना काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, सर जिस तरीके से पूर्व वित्त मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो आरोप, वित्त मंत्री भारत के नागरिक है ना, कानून सबके लिए बराबर है ना, जो भ्रष्टाचार करता है उस पर जांच होती है कि नहीं, जिन पर इल्ज़ाम होता है उनको ईडी के सवालों का जवाब देना है या नहीं देना है। इतना बड़ा ड्रामा क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे बाहुबली को पकड़ना हो, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, पुलिस को, सीबीआई, ईडी को ज़बरदस्ती दीवार कूद कर जाना पड़ा। क्या पूर्व वित्त मंत्री या पूर्व गृह मंत्री दरवाजे पर आए हुए मीडिया के लोगों को भी
कूद कर जाना पड़ा, सीबीआई ईडी के लोगों को भी कूद कर जाना पड़ा। जब आपको हाई कोर्ट से जमानत नहीं हुई थी तो आपको सरेंडर करना चाहिए। इतना बड़ा हंगामा क्यों है बरपा अगर चोरी की है तो? लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप बदले की भावना से ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है और सीबीआई ईडी पूरी तरह इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो तथ्य और साक्ष्य के आधार पर निर्णय कर रही है। इस मुद्दे पर पूरा देश जानता है कि सीबीआई और ईडी बिना तथ्य और साक्ष्य के आधार पर ही जब उनके पास सबूत होते हैं तभी कार्रवाई करती है। आखिरी सवाल कार्ति चिदम्बरम करे कि जो देश में मुख्य मुद्दे हैं, आर्टिकल 370 है, Commission. Third is media, and fourth is judiciary. We are missing very much democracy in our country. গণতন্ত্র আজকে কাঁপছে। বিচার, no comments about the judiciary, but বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোট করে বলি, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। 3 মিডিয়া টোটালি বিজেপির স্পোক্স পার্সন হয়ে গেছে। বিজেপি যা বলছে তাই প্ল্যান্টেড করে বলে দেওয়া হচ্ছে, ভিডিও করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এইটা বড় চ্যানেলে। সুতরাং চ্যানেলগুলো টোটাল হয়ে গেছে বিজেপির পলিটিক্যাল প্যানেল। আর ফোর্থ বাকি রইল জুডিশিয়ারি। নো কমেন্টস ইজ মাই অনলি কমেন্টস। थैंक यू। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने मीडिया पर इल्जाम लगा। उन्होंने कहा कि मीडिया ऐसे बात करती है जैसे बीजेपी तर्जुमान। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस चीफ राज ठाकरे ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ तकरीबन सुबह 11 बजे से शुरू हुई, तकरीबन 11:30 बजे से शुरू हुई है। राज ठाकरे से कोहिनूर CTNL को IL&FS से मिले कर्ज के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। ख्याल रहे कि कोहिनूर CTNL में IL&FS के जरिए 850 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई थी। और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं, जहां पर राज ठाकरे से पूछताछ जारी है। बताइएगा वसीम, क्या अभी भी ये पूछताछ जारी है और ये पूछताछ के खत्म होने का क्या कुछ इम्कान है? देखिए, पिछले 2.5 घंटे से लगातार राज ठाकरे से पूछताछ चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ईडी ऑफिस के बाहर किस तरह से लोगों की भीड़ एक बार फिर जुटना शुरू हो चुकी है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे हो सकता है कुछ देर में बाहर आए। इसे लेकर सभी एक बार फिर से अलर्ट नजर आने लगे हैं। इसे देखा जा रहा है कि पुलिस के जो अधिकारी है उनमें भी हलचल साफ तौर पर नजर आने लगी है। कई सवाल राज ठाकरे के सामने रखे गए थे पिछले 2.5 घंटों में। अब इस पहली पूछताछ के अंदर किस तरह से राज ठाकरे से सवाल किया गया है, इस पे नजर है अभी हमारी कि कौन कौन से सवाल थे जो राज ठाकरे के सामने रखा गया है। जिस तरह से देखा गया था कि राज ठाकरे ने पहले ही साफ कर दिया था कि 2008 में इस पूरे मामले से, इस कंपनी से वो दूर हो चुके थे। लेकिन ईडी की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें कई ऐसे बड़े सवाल है जिनका खुलासा अभी राज ठाकरे को करना है। तो कई ऐसे कंपनी के ट्रांजैक्शंस को लेकर, कंपनी के जो लॉसेस है उसे लेकर कई सवाल राज ठाकरे से यहाँ पे किए गए हैं। जो उनके बॉडीगार्ड थे वो यहाँ पे कुछ देर पहले जो ईडी का गेट है वहाँ खड़े हुए थे, उन्हें भी यहाँ से हटाया गया है। जो पुलिस के जो अधिकारी है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। इस पूरे परिसर को एक बार फिर छावनी बना दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी यहाँ पे धीरे धीरे इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ये उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है कि कुछ देर में राज ठाकरे ईडी के कार्यालय से बाहर आए। लेकिन अभी इस तक पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि राज ठाकरे कितनी देर में निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट्स यहाँ पे दिख रही है पुलिस के अधिकारियों की और साथ ही जो ईडी के अधिकारियों को, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे से पूछताछ कुछ देर में खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे को ऐसी कई सवाल जो उनके सामने रखे गए थे। जिस तरह से देखा गया इस पूरे इलाके को जो मनसे के जो कार्यकर्ता है उन्हें काफी दूर रखा गया था ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। जिसे देखते हुए पुलिस विभाग ने धारा 144 लागू की थी। कई जो कार्यकर्ता है उन्हें नजरबंद किया था और कुछ को हिरासत में भी लिया था। इस तरह का एक पूरे तरह से पुलिस की मुहिम यहाँ पे देखने मिल रही है। राज ठाकरे ने जिस तरह से ईडी का सम्मान आया उसके बाद एक राजनीतिक माहौल खास करके मुंबई में दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। कई जो विरोधी पक्ष नेता हैं वो इनके समर्थन में उतर गए हैं और राज ठाकरे
को लगातार ये कई सवालों के जवाब देने पर उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से, उसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बनता है कि इस तरह के जो घोटाले या मामले सामने आते हैं उसे लेकर किस तरह की आगे की कार्रवाई की जा सकती है। क्या राज ठाकरे को दोबारा आना पड़ सकता है इस पूरे जांच के दौरान? इसके बाद भी हो सकता है कि राज ठाकरे को आना पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि उन्मेष जो मनोहर जोशी के बेटे हैं, इस कंपनी के जो मालिक थे, उनसे लगातार 2 से 3 दिन ईडी के जो अधिकारी हैं वो जांच करते हैं। उनके कई सवाल उनसे कर रहे थे कि किस तरह से पूरा एक माहौल यहाँ पे साफ तौर पर दिखा रहा है। कई ऐसे सवाल है जो अभी तक ईडी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाई है। लेकिन फिलहाल 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और राज ठाकरे से कई ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिनका जवाब राज ठाकरे को देना है। जी तो आला ओहदेदारों का मूवमेंट देखा जा रहा है। ऐसा इससे समझा जा सकता है तस्वीरों को देखकर कि अब से कुछ ही देर में वो ईडी दफ्तर से बाहर राज ठाकरे निकलने वाले हैं, क्योंकि 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से पूछताछ एमएनएस के चीफ राज ठाकरे से जारी है। और इस बीच वहां पर मूवमेंट एक बार फिर से देखी जा रही है सिक्योरिटी दस्तों की और आला ओहदेदारों की। अगर वसीम ये पूछें कि क्या कुछ सवालात किए गए हैं, क्या इस हवाले से कोई जानकारी ईडी दफ्तर के बाहर निकल कर आ पाई है? देखिए, अब तक जो सूत्र बता रहे हैं तो उनके सामने सबसे पहले ये पूछा गया है कि जो कंपनी बनाई गई थी वो किस वक्त बनाई गई थी, उस दौरान राज ठाकरे का इस कंपनी में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था और उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए थे। क्योंकि 2 पार्टनर्स मिलकर एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद लॉसेस दिखाई जाती है और जो दूसरा उनका पार्टनर होता है वो अपने शेयर्स बेच देते हैं लॉसेस में और उसके बाद कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है और इस किस तरह से लॉसेस के बाद इस कंपनी को आगे मूव करने की कोशिश की गई थी। और आप 2008 में अगर अलग हुए थे तो उस दौरान इसकी वजह क्या थी 2008 में अलग होने के बाद, और आपने किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद आपके कितने लॉसेस थे। इस कई ऐसे सवाल राज ठाकरे के सामने ईडी के जो अधिकारी है उन्होंने रखे हैं। और जो लोन लिया गया था कंपनी में, लगातार जो लोन बढ़ते जा रहा था, जितनी की प्रॉपर्टी थी उससे ज्यादा के अगर लोन ले रहे हैं तो क्या उसके बारे में आपको जानकारी थी? और कंपनी के साथ जब आपने साझेदारी की थी तो उस वक्त क्या कंडीशन से आपके, इसे लेकर भी और चर्चा की जा रही है। 2008 के यानी कि 10 साल हो चुके हैं, इन 10 सालों में किस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट रहा या नहीं रहा? जब दोबारा ये कंपनी बिकने के लिए जा रही थी तो उस दौरान क्या आप उस पार्टनरशिप में थे या नहीं थे, या फिर जो उनके पार्टनर है उन्मेष या शिरोडकर, इनके साथ किस तरह की आपकी डील पक्की हुई थी और इस डील का आपको कितना प्रॉफिट हुआ? इस तरह के कई सवाल ईडी के जरिए राज ठाकरे से किए गए हैं। जी, और इस वक्त काफी हलचल जो है तेज देखी जा रही है ईडी के दफ्तर के बाहर, क्योंकि हमारे नुमाइंदे वसीम वहां से जुड़ रहे हैं लगातार और वहां से तस्वीरें भी हम तक साझा कर रहे हैं। और अगर बात आज की पूछताछ की जाए तो उसकी कुछ अहम बातें वसीम के जरिए हम तक लाई गई और साथ ही साथ जब ये पूछताछ इख्तिताम पजीर होगी उसके बाद ये तय होगा कि आया मुतमईन है ईडी उन तमाम पूछताछ के प्रोसेस से या फिर उन्हें फिर से एक बार तलब किया जाएगा, इस पूछताछ की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए इस हवाले से। आगे बढ़ेंगे। दफा 370 के हटाए जाने के 18वें रोज भी वादी में हल्की नौयत की बंदिशें हैं, ताहम नज़्म नुस्ख को हर बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। वादी में हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। इंतजामिया की जानिब से मिडिल स्कूल्स को खोलने का हुक्म दिया गया है, ताहम स्कूलों में तलबा की हाजिरी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, तो मूवमेंट लोगों की दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कई मकामात से खारदार तार जो हटा लिए गए हैं। आसानी से लोग जा रहे हैं लेकिन उनकी तलाशी ली जा रही है, थोड़ी नरमी बरती जा रही है। ऐसा कहें कि वादी में एक बार फिर से हालात पटरी पर धीरे धीरे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कारोबारी इदारे बंद हैं, प्राइमरी सतह के स्कूल खुले हुए हैं, मिडिल स्कूल को भी खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए थे और मिडिल स्कूल खुल भी रहे हैं, लेकिन वहां पर तलबा की तादाद कम ही दिखाई दे रही है। मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं, लेकिन अगर बात नेट के तलबा की करें तो वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए परेशान हैं, क्योंकि वहां पर इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं है और साथ ही साथ लैंडलाइन फ़ोन पहले बहाल की गई थी, उसके बाद फिर से एक बार फिर से बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को मुश्किलात का सामना है। दफा 370 हटाने के साथ ही कश्मीर का बाकी दुनिया से राब्ता मुनक़ते हो गया है। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है, लैंडलाइन टेलीफोन खदमात भी बंद हैं। ऐसे में लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। लैंडलाइन को चालू करने के ऐलान
के साथ ही यहाँ के लोगों को किसी हद तक राहत मिली थी, खास तौर से जिनके बच्चे और अफराद खाना कश्मीर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या काम की गरज से मुकीम हैं। ताहम कई इलाकों में कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी लैंडलाइन फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं। कई इलाकों में फ़ोन चालू हैं मगर चंद मिनटों में सर्विस को दोबारा बंद कर दिया गया। कश्मीर में मोबाइल सर्विस के आने के बाद कई लोगों ने लैंडलाइन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन अब लोग BSNL दफ्तर पहुंचकर अपने घरों में ये सर्विस दोबारा शुरू करा रहे हैं। कुछ लोग बकिया बिल भी अदा कर रहे हैं मगर फ़ोन की घंटी कब बजेगी इसका अभी इंतज़ार है। लैंडलाइंस की हमारे को बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे को बेशक इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अगर हमारे पास लैंडलाइन होती तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती, क्योंकि लैंडलाइन के फ़ोन के बगैर हमारी ज़िंदगी अभी बहुत परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। मोबाइल जब यहाँ पे आ गया तो लोगों के पास जितनी भी लैंडलाइंस थी उन्होंने ये समझा कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमारे को, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड इंटरनेट है या दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें तो अभी बंद हो गई है। लेकिन अभी हमारे को ये महसूस हो रहा है कि अगर हमारे को गवर्नमेंट यहाँ पे या जो भी इंतज़ामिया है लैंडलाइन हमारे को रिस्टोर कर लेती तो हमें कम से कम इस मुसीबत से निजात मिल जाता। की बार लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसे हालात हो जाएंगे। ऐसे हालात को देख के अब लगता है कि मैंने भी रेस्टोर करनी चाहिए थी। हाँ, मैं साफ कहूँगा कि मेरी भी 1 साल की फ़ीस बाकी थी, मैंने वो अदा कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। आम लोग जो चाहते थे कि हमें अब रिलैक्सेशन मिल जाएगी लैंडलाइन चल के, लेकिन अब होप सी हुई थी कि शायद अब कनेक्टिविटी हो जाएगी लैंडलाइन से, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। But I'm really very stressed. I cannot phone my family at all. They are in shock. They are what's happening in Kashmir, which has got nothing to do with me. But all I want to get a contact to my family. It's been nearly 2 weeks or 2 weeks. I'm here on holidays, and my wife is. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।